नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारतीय किसान का जीवन बहुत कठोर और कष्टपूर्ण है। वे सच्चाई, सादगी और भोलेपन की मूर्ति है। वे पूरा दिन खेत के काम में लगा रहता है और अपने परिश्रम से धरती को सींचकर हरा भरा बनाता है, इसलिए तो उसे अन्नदाता कहते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारी देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए, आड़ू एक ठंडी जगह में उगने वाला फल है। अभी तक इसकी खेती सिर्फ कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड आदि में की जाती थी, लेकिन अब बिहार राज्य में भी आड़ू की सफल खेती की जा सकती है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अपने सफल शोध के बल पर राज्य की जलवायु में आड़ू फल की सफल खेती कर राज्य के किसानों को नायाब तोहफा दिया है। अब बिहार के किसान भी आड़ू की खेती कर मालामाल हो सकेंगे। इसकी खेती अन्य फल के बागों में अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी कर सकते हैं। तो चलिए आड़ू की बागवानी के बारे में जानकारी लेते हैं बिहार कृषि महाविद्यालय साबौर जिला भागलपुर के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर संजय सहाय से। सघन बागवानी आड़ू की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार में भी आड़ू की खेती की जा सकती है। ऐसे तो इसमें चिलिंग रिक्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये ठंडे प्रदेश में ज़्यादा उपजाया जाता है, लेकिन अभी वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत ऐसी वैरायटी का चुनाव किए हैं जो कि लो चिलिंग रिक्वायरमेंट में भी उगाया जा सकता है, उपजाया जा सकता है। जिसके लिए उपयुक्त वैरायटी है प्रभात हो गया, अर्ली ग्रैंड हो गया, शान पंजाब हो गया, फ्लोरिडा प्रिंस है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ 5 वैरायटी को लगाया जो कि आप लोगों ने आप देख भी रहे होंगे। ये वैरायटी बहुत उपयुक्त हुआ बिहार कंडीशन के लिए, और आने वाले समय में किसानों के लिए भी हम लोग रेकमेंड करेंगे कि यहाँ की जलवायु के लिए आप लोग भी आड़ू की खेती करें। कृषि वैज्ञानिकों ने अपने सफल शोध के बल पर राज्य की जलवायु में आड़ू फल की सफल खेती कर राज्य के किसानों को नायाब तोहफा दिया है। अप्रैल माह में पकने वाले इस फल की खेती कर किसान मालामाल हो जाएंगे। इसकी खेती आम और अमरूद के बागों में अंतर्वर्तीय फसल के रूप में कर सकते हैं। ये 2 सालों में ही फल देने लगता है। 3 से 4 सालों में तो प्रति पेड़ 500 से 1000 फल तक लिए जा सकते हैं। प्रति फल इसका वजन 50 ग्राम तक है। आम के पहले बाजार में आने वाले इस फल को बेहतर बाजार मूल्य भी मिलेगा, जिससे किसान अपनी आय को बढ़ा पाएंगे। इसके लिए जमीन की या मिट्टी जो है वो कैसी होनी चाहिए मैं बता देना चाहता हूँ। इसके लिए दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है। ये ऊंचे लैंड में लगाया जाता है। पानी का जमाव नहीं होनी चाहिए। पानी लगने पे इसका प्लांट मर जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा डीप तक इसका जड़ नहीं जाता है। इसमें ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है, और ये इसके लिए उपयुक्त महीना लगाने का है वो जनवरी-फरवरी है। रोपाई के लिए जमीन को अच्छी तरह से 5 गुणा 5 मीटर के फासले अलग अलग गड्ढे खोद कर तैयार करें और 20 किलो गोबर की खाद, 125 ग्राम यूरिया और 25 मिलीलीटर क्लोरपाइरीफॉस से भरें। इनको 30 सेंटीमीटर तक मिट्टी में मिलाएं और जमीन से 10 सेंटीमीटर ऊपर तक भरें। टी बंडिंग मई के पहले हफ्ते में पूरी हो जाती है। टी बंडिंग से तैयार किया हुआ पौधा दिसंबर-जनवरी महीने तक मुख्य खेत में लगने के लिए तैयार हो जाता है। पौध रोपाई के लिए 6.5 मीटर फासले पर वर्गाकार विधि का प्रयोग करें। पौधे की रोपाई के बाद तुरंत सिंचाई करें। बारिश के मौसम में पौधों को पानी की जरूरत नहीं होती है। टपक सिंचाई पद्धति पानी के प्रभावशाली प्रयोग के लिए उचित विधि है। इस फसल को नाजुक अवस्था में सिंचाई की ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि सूखा पड़ने पर आदि। फूलों के अंकुरण, कलम लगाने की अवस्था, फलों के विकास के समय फसल को सिंचाई की जरूरत होती है। और जहाँ तक खाद की बात है तो इसमें गोबर का खाद करीब आप 5 किलो पर पौधे, और NPK का जो अनुपात है वो नाइट्रोजन 80 ग्राम नाइट्रोजन, फर्स्ट ईयर के लिए मैं बता रहा हूँ 60 ग्राम फास्फोरस और 60 ग्राम के आसपास आप पोटास भी दे सकते हैं। आड़ू में जो फूल होता है वो फरवरी में आ जाता है, और मई में हम लोग
अप्रैल के लास्ट वीक और मई के फर्स्ट वीक तक में हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं। और इसमें फल करीब करीब 3 साल के बाद आना शुरू हो जाता है, जिसका हार्वेस्टिंग हम लोग अप्रैल में कर लेते हैं। अप्रैल मई तक जाता है। अप्रैल के बीच वाले मतलब 15 अप्रैल से फर्स्ट वीक ऑफ मई तक हम इसको ले सकते हैं। जो कि देख रहे हैं अभी भी इसमें फल लगा हुआ है। पौधा फल देना शुरू कर देता है और इसका उपज आप ले सकते हैं। उपज लेने के बाद इसमें ये भी ध्यान आपको रखनी चाहिए कि इसकी कटाई छटाई सही समय पर हो। इसका सही समय है कटाई छटाई का नवंबर से दिसंबर के आसपास। दिसंबर में इसको तकरीबन जो ख़राब डाली है यानी कि सूखी डाली है उसको काट के हटा देना है। जो अंदर की तरफ जा रही टहनियाँ उन सबको काट छाट के हटा देना है। और इसमें फल की प्राप्ति आपको अच्छा, क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, साइज भी बड़ा होगा। इस तरह आप सफल बागवानी आड़ू की कर सकते हैं। ये आप जानना चाहेंगे कि इसको कब तोड़ा जाए। इसका तोड़ने का सही समय है जबकि यह फल हल्का पीलापन पे लिए हुए लाली जैसा दिखाई पड़े तो उस समय इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। इसका सही समय हार्वेस्टिंग का हल्का पीलापन पे लालिमा रहती है, उसमें इसको हार्वेस्ट कर। पहले मछली पालन उद्योग मछुआरों तक ही सीमित था, लेकिन आज ये सफल और प्रतिष्ठित लघु उद्योग के रूप में स्थापित हो रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। मछली हेतु तालाब की तैयारी बरसात के पहले ही कर लेना सही रहता है। मछली पालन सभी प्रकार के छोटे बड़े तालाबों में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसे तालाब जिनमें सिंघाड़ा, कमलगट्टा आदि जलीय फसलें ली जाती हैं, वे भी मछली पालन के लिए सही होते हैं। लेकिन अगर आप नया तालाब बनवाकर मछली पालन करना चाहते हैं तो मछली पालन करने के लिए नए तालाब का निर्माण करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं मत्स्य निदेशक VN सिंह। किसान भाई इस समय नए तालाब का निर्माण कर सकते हैं क्योंकि इस समय मौसम उसके अनुरूप है। किसान भाई लो लैंड एरिया जो निचली ज़मीन हो या जहाँ पे कोई काम में आ रही हो वहाँ पे किसान भाई अपना तालाब बनवा सकते हैं। हमारे प्रदेश में मत्स्य पालन प्राय गांव एवं कस्बा में निर्मित पारंपरिक तालाबों में, जो कि मुख्यतः सामुदायिक प्रयोजनों के लिए बनाया गया, में किया जाता रहा है, जिसके कारण मत्स्य उत्पादकता एवं उत्पादन में आशातीत वृद्धि नहीं हो पाई है। तालाब मत्स्य उत्पादकता में बड़ी खाई के प्रमुख कारणों में तालाबों का वैज्ञानिक तरीके से निर्मित न होना भी प्रमुख है। अतः किसान भाइयों, जल कृषि के उत्पादकता एवं उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हेतु नए तालाब निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना अत्यंत ही आवश्यक है। तालाब बनवाने के पूर्व पहले तो ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी तालाब बनवाना है वहाँ की ज़मीन 2 इंच जुतवा के पूरा खिंचवा के एक किनारे टीले के रूप में इकट्ठा कर लें। क्योंकि ज़मीन चाहे खेती हो चाहे मत्स्य पालन हो, ज़मीन की ऊपरी सतह 1 से लेकर 2 इंच की मिट्टी ही काम में आती है। और तालाब जहाँ तक बनवाने का सवाल है, तालाब आयताकार तालाब बहुत बढ़िया होता है। वैसे भी तो कहीं भी किसी भी आकार बनाया जा सकता है, लेकिन अगर संभव हो तो आयताकार तालाब बनवाएं। और तालाब बनवाने में ये ध्यान रखें, जहाँ भी तालाब बनवाएं उसके उत्तर साइड में तो ऊंचे पेड़ हो, लेकिन पूरब, पश्चिम और दक्षिण साइड में बहुत ऊंचाई के पेड़ ना हो। मतलब पूरब, पश्चिम और दक्षिण साइड में अधिक से अधिक 10 फीट तक की ऊंचाई के पेड़ होना चाहिए। बहुत बड़े ज़्यादा ऊंचाई के पेड़ नहीं होना चाहिए। और तालाब बनवाने के लिए पूरा जितना लंबा चौड़ा चाहिए, जिसकी जितनी आवश्यकता हो, लेकिन कम से कम 50 डिसमिल या आधा एकड़ या 200 एकड़ तालाब कम से कम बनाना चाहिए, जिसकी इकोनॉमिक तौर पे फ़ायदा। अब जहाँ भी तालाब बनवाना है उसकी लंबाई चौड़ाई नाप के वहाँ की मिट्टी 2 इंच जुताई करके इकट्ठा कर लीजिए और तालाब अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप तालाब बनवा दीजिए। तालाब के बंधे नीचे ज़्यादा चौड़ाई में लेके चलिए, ऊपर कम से कम 10 फीट चौड़े बंधे होने चाहिए। और बंधों की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि बाढ़ के समय जो मैक्सिमम या अधिकतम जो पानी का लेवल हो, उससे ऊंचाई बंधों की ज़्यादा रखे। जैसे कि अगर पानी अगर भर जाए तो तालाब के अंदर ना हो पाए। और तालाब बनाने के लिए तालाब में पानी आने का साधन, मतलब किधर से आएगा इनपुट और किधर से जाएगा
वहाँ पे ह्यूम पाइप लगा दें या पुलिया बना दें, उसमें जाली लगा दें। तालाब की गहराई सीधा 5 फीट पानी हमेशा तालाब में होना चाहिए। इसलिए जो ज़मीन का लेवल है उससे आप कम से कम 5 फीट गहराई में मट्टी खोद के किनारे बंधों के ऊपर रखेंगे तो तालाब की गहराई काम लायक रहेगी। और संभव हो तो तालाब की मिट्टी 6 फीट खोद के किनारे किनारे बंधों पर आप डाल देंगे तो तालाब में जब भी पानी भरेंगे तो 5 फीट पानी हमेशा मेंटेन रहेगा। इसलिए तालाब में पानी 5 फीट हमेशा बरकरार रखना है, क्योंकि कोई भी तरह की किसी भी तरह की मछली पालने के लिए 5 फीट पानी 12 महीना होना चाहिए। अब तालाब की जो आपने मट्टी 2 इंच खींच कर आप किनारे पर रखे हुए हैं, तालाब की पेंदी में उसको पूरा फैला देंगे और फैलाने के बाद उसकी जुताई करा देंगे। अब जुताई कराने के बाद उसमें 2.5 कुंटल चूना पर हेक्टेयर की दर से तालाब में डाल देंगे। इसके बाद 10 से लेके 20 टन गोबर की सड़ी हुई खाद उस तालाब की जुताई के बाद उसमें डाल देना चाहिए। और जब ये जुताई करने के बाद आपने कंपोस्ट खाद डाल दिया और चूना डाल दिया, इसके बाद इसमें आप 5 फीट पानी भर देंगे। जब 5 ये सब प्रक्रिया आप 15 जून तक कर लें, तालाब का निर्माण कर लें। निर्माण करने के बाद उसकी बंधों की दरेसी की जाती है, मतलब दुरमुस लेके उसकी पिटाई की जाती है, जैसे कि बंधे का मट्टी दब जाए और पानी छिड़क छिड़क के बंधों को मट्टी दबाई जाती है। जब 5 फीट पानी भर लेंगे तो 15 जून के बाद इसमें नेचुरल खाने के लिए प्लैंकटन का उत्पादन करने के लिए केमिकल रासायनिक उर्वरक डाला जाता है। इसमें 25 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 20 किलो यूरिया, 4 किलो म्यूरेट पोटास पर हेक्टेयर की दर से तालाब में इसको घोल के डाल देते हैं। इससे नेचुरल खुराक जिसे प्लैंकटन कहते हैं बनता है। इसको तालाब में डालने के 2-3 दिन के बाद आप बच्चे मेजर कार्प के भाकुर, रोहू, नैन के ला के तालाब में डाल देंगे। कितने डालने चाहिए? अंगुली की साइज के बच्चे 5000 से लेकर 10,000 तक पर हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। और तालाब में 3 लेयर की मछली होती है, ऊपर, बीच की, नीचे। तो हर लेयर की मछली जरूर तालाब में डालनी चाहिए। ऊपर, सबसे ऊपर की लेयर की मछली 40%, बीच वाली लेयर की मछली 30% और सबसे नीचे की मछली 30%। इस तरह से भाकुर, रोहू, नैन के बच्चे लाके डालना चाहिए। तालाब में आप 6 तरह की मछली पाल सकते हैं। ऊपरी सतह, बिचली की सतह और निचली सतह, हर सतह में 2-2 तरह की मछली डाली जाती है। एक तो आपने मेजर कार्प डाल दिया, भाकुर ऊपरी सतह, रोहू बीच में, नीचे नैन। इसी तरह बाहर विदेशी मछलियाँ, सिल्वर कार्प ऊपर और ग्रास कार्प बीच में और कॉमन कार्प नीचे, इन 6 वैरायटियों की मछली पालने से मैक्सिमम उत्पादन होता है। 30 भाकुर और 10 सिल्वर, 15 रोहू, 15 ग्रास, 15 नैन और कॉमन कार्प 15%। इस हिसाब से तालाब में 10,000 पर हेक्टेयर की दर से तालाब में बच्चे डालिए। और अगर बहुत छोटा बच्चा है तो इसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इस तरह मछलियों का तालाब का निर्माण कर शुरुआत में इस तरह मछलियों की उत्पादन किया जा सकता है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि अंतिम 2 दिनों यानी कि में बादल छाए रहेंगे और कहीं छुटमुट तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। जो किसान भाई अदरक और हल्दी की खेती करना चाहते हैं वे संभावित वर्षा का लाभ उठाते हुए खेत की तैयारी करें और बुआई के लिए बीज का प्रबंधन कर लें। गर्माधान, खेतों में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेढ़ को दुरुस्त रखें। गेहूं, जो किसान भाई फसल को काट चुके हैं वे काटे गई फसल को धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद ही थ्रेसिंग का कार्य करें। साथ ही अनाज भंडारण के पूर्व भी गेहूं को अच्छी तरह सुखा लें। संभावित वर्षा के पहले निकाई गुड़ाई अवश्य करें ताकि मिट्टी में नमी ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रह सके। कहीं कहीं लत्तेदार सब्जियां जैसे कद्दू, खीरा, नेनुआ, झींगी के लत के साथ साथ बोदी, फ्रेंच बीन, बैंगन, भिंडी इत्यादि फसल में पत्तियों के साथ साथ पौधे भी सूख रहे हैं। इसका कारण लाल मकड़ी का इन पर आक्रमण है। इससे बचाव के लिए बरूथी नाशी कीटनाशी दवा डाइकोफॉल 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से आक्रमण होते ही 1 सप्ताह के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार 2 से 3 बार शाम के समय साफ मौसम देखते हुए ही करें। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप बहुत ज्यादा है
उन खेतों में पौधों के सूखने का कारण दीमक भी हो सकता है। दीमक को नियंत्रित करने के लिए क्लोरापाइरिफास तरल कीटनाशी 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से दवा का छिड़काव पौधों के जड़ के आसपास मिट्टी को पूर्णतः भिगोते हुए करें। तना की मक्खी के कारण ही लत्तेदार सब्जियों के पौधे सूखने लगते हैं। इनकी रोकथाम के लिए ट्राइजोफास या मेटासिस्टास्क दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार दूसरा छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करें। फल वृक्ष आम और लीची के पेड़ों में फल लगने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। लीची के छोटे छोटे फल को गिरने से बचाने के लिए प्लानोफिक्स हार्मोन का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी की दर से करें। पशुधन ताप में बढ़ोतरी के कारण मवेशियों में लू लगने की संभावना बढ़ जाती है, अतः किसान भाई अपने मवेशियों को धूप में निकलने से बचाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं और जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। अगर मवेशियों में लू लग गया है तो पीड़ित मवेशी को तुरंत उपचार कर दें। उपचार के लिए मवेशी को ठंडे पानी से नहलाएं, सिर और नाक पर बर्फ का टुकड़ा रखें और आवश्यकता पड़ने पर एफिल दवा की सुई लगवाएं। गर्मी के मौसम में विभिन्न पालतू जानवरों को गर्मी से बचाकर रखें और जानवर के घर के खिड़कियों को दिन में जूट के बोरे से ढक दें और इन बोरों को पानी से भिगोते रहें, जिससे ठंडी हवा का प्रवेश अंदर हो सके और जानवरों को राहत मिल सके। साथ ही साथ पशुओं को स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें। संभावित वर्षा के बाद अगर मिट्टी में उपयुक्त नमी मौजूद रहे तो खेत की जुताई कर दें तथा पाटा नहीं चलाएं। मिट्टी को खुला छोड़ देने से इसमें मौजूदा खरपतवार तथा कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बसंतपुर जिला रांची के कृषक ओम प्रकाश ने। यह दुधारू पशुओं में टीकाकरण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो ओम प्रकाश जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज हम टीकाकरण के विषय में बात करेंगे। जो किसान भाई आमतौर पर या व्यावसायिक रूप पे दूध उत्पादन के लिए पशुओं को रखे हुए हैं और दूध उत्पादन से अपना रोजी रोजगार करते हैं, उनको लिए कि टीकाकरण जो है वो करने की आवश्यकता पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। टीकाकरण एक ऐसी व्यवस्था है कि जिससे बीमारी है उसको हम होने नहीं दें। जो बीमारी से हम लोग जो बोलते हैं कि बीमारी से अच्छा उसका बचाव है और बचाव पे ही हम लोग को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रदेश के कई पशुपालक भाई खुरपका मुंहपका बीमारी के लक्षणों को नहीं जानते हैं, जिसके चलते वो रोग ग्रसित पशु का इलाज नहीं कराते हैं। इसलिए आइए जानते हैं सबसे पहले कि इस रोग के लक्षण क्या हैं। जैसे कि एक एफएमडी खुरा चपका की बीमारी है, उसके बाद वो अगर हो गया पशुओं में तो अगर वो बाद में ठीक हो जाता है तब भी उसकी उत्पादन क्षमता है वो बहुत ही कम हो जाती है और पूरा का पूरा वो उत्पादन नहीं आ पाता है। लेकिन जैसे मैंने अभी पहले बताया कि खुरा चपका रोग से सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल लॉस है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। यह विषाणु जनित रोग है और विषाणु वायरस से होने वाले रोग है, तो इसलिए इसका एक कोर्स होता है, वो पूरा कोर्स करके चला जाता है। लेकिन हम लोग अगर टीकाकरण कर लेंगे तो टीकाकरण करने से उसका रोग नहीं हो पाता है। टीकाकरण के लिए एफएमडी का खुरहा चपका का टीका बाजार में उपलब्ध है, इसी नाम से है खुरहा चपका का टीका। इस टीका का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो 6 महीने की होती है। तो हम लोग को ये खुरहा चपका का टीका हमें साल में 2 बार लगाना चाहिए। ये जो सर्दियां शुरू होती हैं उस समय पहले लगाना चाहिए, सर्दियों से पहले, क्योंकि ठंड में बहुत अधिक होती है, और कुछ फिर बरसात से पहले। दूसरा एक टीका जो रोग है जो गलघोटू रोग है। गलघोटू रोग में नाक से पानी निकलना और घों घों की आवाज आना और गला फूल जाना और 24 घंटे के अंदर में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु दर इसमें बहुत अधिक है। संक्रामक रोग है, एक पशुओं से दूसरे पशुओं में तुरंत फैलता है और 24 से 48 घंटे में पशुओं की मृत्यु हो जाती है। उपचार करने का समय भी नहीं मिल पाता है, इसलिए इस रोग का टीकाकरण करवाना चाहिए और इसका टीका उपलब्ध है, गलघोटू का टीका।
HS टीका। तो HS टीका बाजार में उपलब्ध है, इसको भी 3 ml हम लोग देते हैं। ये मल्टी डोज में 10 पशुओं के लिए एक में आता है, तो 2 से 3 ml इसको चमड़ा में दिया जाता है। लंगड़ी बुखार जो होती है भैंसों में बहुत ज़्यादा होती है और गाय में भी होती है। इसमें कि जो है पैर में जो पुट्ठा जो होता है वो काफ़ी फूल जाता है और इसमें वो चलने नहीं सकती है, काफ़ी दर्द होता है, पूरे शरीर में तापमान बढ़ जाता है और ये भी संक्रामक रोग है। इसका टीका करा लेने से 1 साल तक उसके प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है और 1 साल तक इसमें रोग ये नहीं होता है। और जो उपयुक्त समय है अभी और खुरहा चपका के लिए जाड़ा शुरू होने से पहले और बरसात शुरू होने से पहले ये जरूर करवा लें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर सुबह आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।